हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम बीएससी फाइनल में जो अपना टॉपिक आता है क्लाइमेट चेंजेज यानी जलवायु परिवर्तन क्या होता है, तो उसमें अपन पढ़ रहे हैं और इसमें बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी होते हैं। एनवायरनमेंट की जो स्वच्छता का सीधा जो रिलेशन है वो मानव की सोच और इसकी गतिविधियों से है। प्रकृति के समस्त जो संसाधन हैं उनकी देखरेख एवं न्यायोचित उपयोग से ही मानव कल्याण संभव है। सदियों से हम अपने चारों ओर के वातावरण की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प रहे हैं और इसलिए हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, नैतिक विचार, मानसिक स्तर उत्कृष्ट प्रकार के बने रहते हैं। क्योंकि ये जो भी अपना क्लाइमेट होता है उसके उसको अच्छा या बुरा रखना हमारा ही उत्तरदायित्व होता है। हम ही उसको सुधार सकते हैं, हम ही उसको बिगाड़ने में अपना भूमिका सबसे ज़्यादा अदा करते हैं। पर हम देखते हैं कि पिछले काफ़ी सालों से अपने मानव की जो विचारधारा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं और विकास के क्रम में चरम पर पहुंचने की चाह इसने जलवायु और वातावरण को अपनी इच्छाओं के अनुरूप परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया है। इसी जो सीरीज में अपन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर है, फ्यूल है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है आदि को हम जम के उसका यूज कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। और अब हालात ऐसे बनने लगे हैं कि इनके हमें सीमित होने अथवा लुप्त होने का खतरा बहुत ज़्यादा सताने लगा है। पीने के लिए साफ पानी की कमी इस कदर हावी हो चुकी है कि लाख प्रयत्न करने पर भी जो वाटर की प्रॉब्लम्स है वो पूरे विश्व में व्यापकता से फैलता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, इनके अनावश्यक और असहर्गर्भित प्रयोग से सभी जो वातावरण अपने प्रदूषित या पॉल्यूटेड हो गया है। आज अपन वाटर, सॉइल, एयर की जो पॉल्यूशन इतना फैल चुका है कि सभी कार्य योजनाएं जो भी अपनी प्लानिंग्स होती हैं उनके होने के बावजूद भी इन पर कंट्रोल पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है कि इनको किस तरीके से अपन यूजेबल बनाएं, इनको अपन कंज्यूम करने लायक बनाएं जिनके स्वस्थ रहें और प्रदूषित रहित हों। अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली फसल की प्राप्ति के लिए मानव ने बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, उनका प्रयोग सीमित मात्रा में किया जिससे उनकी कृषि योग्य भूमि प्रदूषित हुई है। मतलब उन्होंने असीमित मात्रा में इनका यूज किया और यूज करने के बाद में उन्होंने जो एग्रीकल्चर जहाँ होती थी, जिस लैंड के ऊपर जो सॉइल अच्छी थी वो सारी की सारी क्या हो गई, इनसे इफेक्टेड हो गई। इंसेक्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर्स हैं इसका जो फर्टिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती गई और अर्बनाइजेशन के फलस्वरूप जो सिटीज़ में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है, जिससे वहाँ के वाहनों की संख्या में बेपनाह बढ़ोतरी हुई है, ध्वनि प्रदूषण हुआ है, वहाँ पर मानसिक दुर्बलता आ गई है, तो और बहुत सारे जो स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक प्रभाव हैं वो दिखाई देने लगे हैं। अपन बात करते हैं जो विकसित राष्ट्र होते हैं उनकी, तो विकसित राष्ट्र बनने की होड़ में हम भी, हमारा देश भी उसी लाइन में लगा हुआ है। और विकसित राष्ट्रों में क्या होता है, वहाँ औद्योगिकरण होता है, असीमित ऊर्जा की खपत होती है, नगरों के विकास के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई, डिफॉरेस्टेशन होता है, परिवहन के साधनों एवं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा मात्रा में अनियंत्रित वृद्धि होती है। इनके जो सभी फैक्टर्स हैं उनके जो योजनाएं हैं उनको योजनाएं बनाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी वो सारा का सारा हो रहा है। सभी अंतिम परिणाम हमारे पर्यावरण पर क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट्स छोड़ जाते हैं। और नेगेटिव इफेक्ट्स इन सभी मानव कृत्यों के द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनके स्तर में इतनी अधिक वृद्धि हो चुकी है कि अब इसे
कम करना मानव के बस की बात नहीं रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि प्रयास किए जाएं तो इनका धीरे धीरे जो इनकी स्थिति है वो स्थिर बन सकती है। इसी का परिणाम है कि हमारी जलवायु एकदम अनियंत्रित हो चली है। जो सीजन्स की समयावधि में कहीं कमी हो रही है, कहीं वहाँ बढ़ रही है, उनका समय जो टाइम पीरियड होता है वो, तो जो अपनी अर्थ है उसके टेम्परेचर में भी ग्रोथ हो रही है, जिससे सूखा पड़ रहा है, भीषण गर्मी हो रही है। इससे होने वाली बीमारियों का प्रकोप का अनावश्यक खतरा बना हुआ है। और धरती के गर्म होने के कारण जो पोल्स हैं वहाँ उनकी जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है। तो इन सभी से ही क्या होता है, जब पोल्स की बर्फ़ पिघलेगी तो बर्फ़ पिघल के नदियों के द्वारा कहाँ पर आएगी, समुद्र में आएगी। तो सी लेवल अप होगा, वो ग्रोथ होगी उसके लेवल में। यदि यही क्रम कंटिन्यू चलता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब समुद्र का जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ बसे जो सभ्यताएं हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वो पूरे के पूरे पानी में समा जाएंगे। भारत में ऐसा ही एक शहर है जैसे मुंबई, तो वो भी कोस्टल जोन में आता है। और वह यदि ऐसा ही टेम्परेचर बढ़ता रहा, पोलर आइस पिघलती रही, तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा एक दिन। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के जलवायु परिवर्तन के अंतर्राज्यीय पैनल, तो उसके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसर्च किए और जो अर्थ पर जो टेम्परेचर लगभग 0.5 डिग्री बढ़ गई। इसी का जो प्रभाव है कि ईयर 1998 में अल नीनो और 2001 में ला नीनो जैसे इफ़ेक्ट्स दिखाई दिए। उसके बाद में बहुत सारे सुनामी आई, बहुत सारे भयानक तूफ़ान आए और उनके कारण भी ये जो चेंजेज आए, तो मानसून के आगमन में अनिश्चितता बनाते हैं। सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो मानसून को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और इनके जो प्रभाव होते हैं उनसे विश्व में अनेक भागों में भयानक सूखा पड़ता है, तो अन्य भाग में भीषण बाढ़ व अतिवृष्टि की चपेट आ जाती है। यानी सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो इम्बैलेंस होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि किसी ज़माने में अच्छी वर्षा प्राप्त करने वाले हरे भरे क्षेत्र आजकल वर्षा विहीन होने लग गए, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। यहाँ की जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो समाप्त हो गए तथा यह जो भूभाग है वह एक कैसा हो गया, बंजर भूमि में चेंजेज हो गया। तो वर्षा की कमी के कारण वनों के वृक्षों की जो प्रवृत्ति में भी चेंजेज आने लगे। वैसे भी जो वर्षा होती है वो आकृष्ट करने के में वनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जहाँ वन ज़्यादा होंगे वहाँ पर वर्षा की बहुतायत मात्रा होगी। तो शहरों को बसाने व लकड़ी प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े वन क्षेत्रों का आदमी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फलस्वरूप निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैसेज वातावरण में सीमा से कहीं अधिक मात्रा में यदि ये प्रेजेंट हो जाएगी तो इन सभी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके फलस्वरूप वर्ल्ड का जो टेम्परेचर में ग्रोथ होगा और इम्बैलेंस रेन का प्रारूप बना रहेगा। यानी इम्बैलेंस जो वर्षा है वो होती रहेगी और अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के उच्च सीमा में व्याप्त होने का द्योतक है। जब अम्लीय यदि एसिड रेन होती है तो उसका अपन मानते हैं कि अब एयर पॉल्यूशन की जो लिमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर पॉल्यूशन हो चुका है और उसी का नतीजा होता है, उसी का रिजल्ट होता है कि एसिड रेन होती है। इसी से जो ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन होता है उसमें
या बढ़ता जाए तो वह खतरा भी डिप्लेशन का बना रहता है। जो फूड ग्रेन होते हैं, फूड स्टफ जो अपना होता है, उसके क्या होता है, प्रोडक्शन में कमी आ जाती है और जो डिजीज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो जाता है, फॉरेस्ट फायर है, आइस कैप्स है का आइस कैप्स का पिघलना और चक्रवात इत्यादि ऐसे प्रभाव हैं जो आए दिन विश्व में किसी न किसी कोने में घटित होते रहते हैं तथा जो हजारों लोगों को उनका जान माल का हमेशा खतरा बना रहता है और उन लोगों को उनकी जो प्रॉपर्टी जो वो बनाते हैं वो व्यर्थ में चली जाती है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि अर्थ का जो नेचुरल जो स्ट्रक्चर्स है उसको बचाए रखने के लिए विश्व भर में सम्मेलन और बहुत सारे जो गोष्ठियाँ बनाई जाती हैं, आयोजित की जाती हैं, उनका भी एक उद्देश्य होता है कि जो सेव प्लांट अर्थ, कि हम इस चीज़ को जो अपनी अर्थ होती है उसको अपन सेव करें, सुरक्षा करें उसकी। तो डिफरेंट टाइप के जो इफ़ेक्ट्स हैं जो उस पर डीमेरिट लाते हैं तो उनसे अपन उनको बचाएं और इसका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो बना रहे, अगली संततियों के लिए सुरक्षित रहे, जिससे कि वो भी अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आराम से देख सकें, समझ सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। तो हमको क्लाइमेटिक चेंजेजों में सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो हमारी मानव की अहम होती है। तो हमको ही इस पृथ्वी का जो भी चेंजेज होता है क्लाइमेट में उनको अपने आप को सुधार कर ही करना होगा, एक लिमिट में ही उनका यूज करना होगा, हद से ज़्यादा उनका दोहन नहीं करना होगा, अन्यथा हमारा क्लाइमेट चेंजेज होता जाएगा और मानव प्रजाति या इसकी सभ्यताएं हैं खतरे में पड़ जाएंगी। तो हमको इसको बचाए रखना चाहिए जिससे कि क्लाइमेट चेंजेज कम से कम हो। हमारे यहाँ पर जो बारिश है या वर्षा है या जो भी सीजन्स का टाइम पीरियड्स होता है वो पूरा का पूरा बना रहे और पूरा जो सिस्टम्स है वो चलता रहे।